गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के सेशन में और आप सभी लोगों की प्रारंभ बैच में। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों ने अपना फेस्टिवल बहुत ही बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड मी इन दिस क्लास। आई कैन सी मेनी ऑफ यू लाइक द मिथुन, भव्या, सोनी, आरुषि, सतीश, तान्या, लता, दिव्य, मुस्कान, नेहा, भूमि, लावण्या, IS अनुराग, विष्णु, कृष्णा, अगेन शालू, सृष्टि, शेख, अंशिका, हर्षिका, दिव्या, विशु, ओके, मंजीत भी हैं, सोनम भी हैं, शालू भी हैं, रघु भी हैं, आदित्य भी हैं, ठीक है, दीप्ति, अगेन यशी, ऋतिक, नीतू, हर्षित, स्वाति, नेहल। चलिए, चूंकि आप सभी लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन कर लिया है, सो इट्स टाइम टू स्टार्ट टुडेज सेशन। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करने वाले हैं हम बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो बातचीत चल रही है दैट इज ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है, इसमें हमारी जो बातचीत हो रही है वो एनसीईआरटी वाला पर हो रही है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारा जो कवरेज है वो एनसीईआरटी वाला पर हो रहा है। तो एनसीईआरटी वाला को मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देता हूं आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली हम जो हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ऑलराइट, वेयर इज इट बिलो दिस? ओके, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहां पे दिख रहा है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 के ऊपर हमारी ऑलमोस्ट बहुत सारी बातें हो गई थी, और अभी जो हमारी बातें होने वाली है थोड़ा सा कुछ एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर 1 हमें यहाँ पे कवर करना है, और उसके बाद हम बाकी की बातें शुरू करेंगे। तो देखो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो हमारे एनसीईआरटी वाला में पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एक साथ ही दिया गया है। तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री का यहाँ पर पार्ट है, इसमें सबसे पहले जो पहला चैप्टर है हमारा वो है इमर्जेंस ऑफ सोसाइटीज, जिसके ऊपर लास्ट सेशन में हम लोग जो डिस्कशन है, जो बातचीत है वो कर रहे थे, ठीक है। नाउ हैव अ लुक, have a look here. So this is the chapter we are discussing here, emergence of societies. इमर्जेंस ऑफ सोसाइटीज पर हमारी बातचीत चल रही है। मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, कि सोसाइटीज कैसे बिल्ड होती हैं, किस तरीके से ह्यूमंस इवॉल्व हुए, किस तरीके से ऑस्ट्रलोपिथेकस आए, होमो इरेक्टस आए। होमो इरेक्टस जो अफ्रीका में इवॉल्व हुआ और उसके बाद वो ग्रो करते हुए, आगे बढ़ते हुए खाने की खोज में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्प्रेड आउट हुआ, और इंडिया में ह्यूमंस की जो प्रजाति आई वो होमो इरेक्टस थे। होमो इरेक्टस इंडिया में ऐसा माना जाता है कि 5 लाख साल पहले आए थे, और वहीं से इंडिया में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसकी शुरुआत होती है। तो इंडिया में जो ह्यूमंस हैं उनकी हिस्ट्री 5 लाख साल पहले से शुरू होती है। फिर ह्यूमंस बैंड्स में रहते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, और ग्रेजुअली सोसाइटीज के पहले यहाँ पर देखो कबीले डेवलप हुए, और किस तरीके से सोसाइटीज ग्रेजुअली डेवलप हुई हैं। तो सोसाइटीज के डेवलपमेंट के बारे में जब बात हुई तो वहां पर हमने देखा कि इराक और सीरिया के एरिया में 2 नदियां हुआ करती थी, जिसमें से एक का नाम था यूफ्रेट्स और दूसरे का नाम था टिग्रिस। और ये जो 2 नदियां थी, इनके बीच में दुनिया की सबसे पहली जो सिविलाइजेशन थी वो डेवलप हुई। और चूंकि ये 2 नदियों के बीच में डेवलप हुई सिविलाइजेशन थी, और इसे जो लैंग्वेज है उसकी वहां पर मेसो कहा जाता है, 2 नदियों के बीच के एरिया के लिए, और नदियों को कहा जाता है पोटामिया। तो चूंकि ये 2 नदियों के बीच का एरिया था जहां पर ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, यानी कि पोटामिया के मेसो में, यानी कि बीच में, दैट्स व्हाई इस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया मेसोपोटामिया। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यहां पर डेवलप होती है, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो यहां पर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसी डेवलपमेंट के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है। अब जो सिविलाइजेशन इराक एंड सीरिया के एरिया में डेवलप हुई थी, ठीक है, उसके बारे में हमारी यहां पर बातचीत हो रही थी। तो देखो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आई होप कि आप में से ज्यादातर लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया होगा, बट अगर कोई भी ऐसा है जिसने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसको आप जैसे स्कैन करेंगे आप सीधे लैंड करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है, या फिर आप @देवेंद्र सर ओनली आईएएस यूपीएससी सर्च भी कर सकते हैं, आपको चैनल मिल जाएगा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ एक अपडेट्स होती हैं जो आपको वहां पर मिल जाती है, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में इमर्जेंस ऑफ सोसाइटीज वाज द फर्स्ट चैप्टर वी वर डिस्कसिंग। ये वो बातें हैं
जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि काफी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात और बातचीत हो रही है, तो कहीं आप लोग दिवाली के पटाखों के साथ अपनी पढ़ी हुई बात को भी धुएं में ना उड़ाकर आ गए हो। इसलिए थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए और फिर आगे की बातों के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। तो देखो, अर्लीस्ट जो सिटीज थी जैसे कि मेसोपोटामिया, आज का इराक है वो, और मैं आपको बता दूं कुछ हिस्सा सीरिया का भी है। वहां पर टेम्पल्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ, बहुत लंबे डिस्टेंस के ट्रेड्स भी डेवलप हुए, और वहीं से हम देखते हैं कि दुनिया की पहली सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है मेसोपोटामिया से। एग्रीकल्चर की शुरुआत के पहले वहां पर जो इंसान थे वो हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे। धीमे धीमे एग्रीकल्चर शुरू हुआ। एग्रीकल्चर में तरह तरह की जो क्रॉप्स थी उनको उगाया गया, व्हीट, बार्ले, पीज, इन सबको उगाया गया इंसान के द्वारा, और एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। और इसी समय पे हमने धीमे धीमे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना भी सीखा। सेटल लाइफ की शुरुआत हुई तो हमें परमानेंट स्ट्रक्चर्स यानी कि घरों को बनाना भी शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम हमने देखा कि इंसान ने कुल्हाड़ियों की और कुदाल, एक्सेस एंड होज, होज का मतलब होता है कुदाल, उनको भी जो है एक्सप्लोर किया और उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। बाद में इंसान ने जो पहला मेटल यूज किया वो कॉपर था। तो कॉपर एक पहले मेटल के तौर पर यहां पर इस्तेमाल करना शुरू किया गया, जिसके बारे में आपने प्रोबेबली एंशिएंट हिस्ट्री में हो सकता है पढ़ा हो सकता है आप पढ़े। फिर विलेजेस बने, विलेजेस से टाउन्स बने, और टाउन्स के साथ छोटी छोटी कम्युनिटीज डेवलप हुई, और यहीं से सोसाइटीज का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। अगर हम ऐसे जाने कि आखिर हमें कैसे पता चला इस सिविलाइजेशन के बारे में, मेसोपोटामिया के बारे में, तो मेसोपोटामिया के बारे में एक्सकेवेशंस 1840s के बाद स्टार्ट हुए थे। 1840s के बाद ज्यादा इंटरेस्ट लिया गया मेसोपोटामिया के बारे में। उसका रीजन ये था क्योंकि बाइबल एक किताब है, जैसे हिंदुइज्म में आपके वेद हैं, इस्लाम में आपके पास कुरान है, बिल्कुल वैसे ही क्रिश्चियनिटी में हमारे पास जो है वो बाइबल है। बाइबल का एक वॉल्यूम है जिसको बाइबल वॉल्यूम्स में, 2 वॉल्यूम्स में बटी हुई है, जिसको टेस्टामेंट कहा जाता है। तो जो उसका ओल्ड टेस्टामेंट है यानी कि पुराना वाला टेस्टामेंट, उस पुराने वाले टेस्टामेंट में बेटा क्राइस्ट के जन्म के पहले की कहानियां हैं, और जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें क्राइस्ट के जन्म के बाद की कहानियां हैं। आप लोगों ने एशियंट हिस्ट्री में अगर कभी कुछ पढ़ा होगा तो आपको जातक कहानियों के बारे में पता होगा, जातक स्टोरीज के बारे में आपने एशियंट हिस्ट्री में भी सुना हो, जाना हो। तो जातक स्टोरीज क्या थी बेटा? जातक स्टोरीज जो थी, कोई जानता है जातक स्टोरीज के बारे में? एनीवन हु नोज अबाउट जातक स्टोरीज? तो जातक स्टोरीज जो है वो भगवान बुद्ध के जन्म के पहले की कहानियां हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान बुद्ध के जन्म के पहले की कहानियां जातक स्टोरीज कही जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही क्राइस्ट के जन्म की कहानियां जो आपको मिलती हैं वो कहां मिलती हैं? ओल्ड टेस्टामेंट में। तो ओल्ड टेस्टामेंट में फ्लड का जिक्र है कि एक दफा फ्लड आया था, और उस फ्लड में जो है वो धरती जलमग्न हो गई थी। बेटा मैं आपको बताऊं कि फ्लड की जो स्टोरी है ना, वो आपको लगभग हर रिलीजन में देखने को मिलती है कि धरती जलमग्न हो गई, सब कुछ तबाह हो गया, किसी एक ने सिविलाइजेशन को बचा लिया। ऐसी कहानी आपको हिंदुइज्म में मिलेगी, इस्लाम में मिलेगी, क्रिश्चियनिटी में मिलेगी, जुडाइज्म में मिलेगी। लगभग हर रिलीजन में आपको एक ऐसी कहानी मिलेगी जहां पे जलमग्न की कहानी आपको देखने को मिलेगी। इससे पता चलता है कि हमारी सिविलाइजेशंस कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपस में कनेक्टेड जरूर रही हैं। ठीक है, नाउ जलमग्न की कहानियां जो ओल्ड टेस्टामेंट में दी गई थी, उसे वेरीफाई करने के लिए, उसे सच साबित करने के लिए क्रिश्चियंस ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसे एक्सप्लोर किया गया। ओल्ड टेस्टामेंट में एक शहर का जिक्र मिलता है जिसे शिमर कहा गया है। शिमर ऐसा माना जाता है कि बाद में जो एक सिटी डेवलप हुई सुमेर, वही थी। और सिमर का जब जिक्र हमें मिलता है बाइबल में, तो उसे एक ऐसी सिटी के तौर पर एक्सप्लेन किया गया है जहां पर ब्रिक बिल्ट सिटीज हैं, मतलब ईंटों से बने हुए शहर, ईंटों से बने हुए घर। ठीक है, ईंटों से बने हुए जो घर है ना, उनका जिक्र यहां पर मिलता है हमें ओल्ड टेस्टामेंट में। फिर 1873 में ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स ने खूब सारा पैसा फंड किया, ताकि, मैंने आपको स्टोन टैबलेट्स के बारे में बताया था, ब्रिक जो है, आई विल से क्ले टैबलेट्स के बारे में, मिट्टी के टैबलेट्स के बारे में। ठीक है, तो मिट्टी के जो टैबलेट्स हुआ करते थे बेटा, मिट्टी के टैबलेट्स पर जो कहानियां लिखी हुई हैं, जिनमें से एक कहानी का जिक्र मैंने आपको लास्ट सेशन में किया भी था, गिलगमेश की कहानी मैंने आपको सुनाई थी, जो कि दी हुई है आपके एनसीईआरटी में। उसका थोड़ा सा जिक्र है, उतना डिटेल तो नहीं है जितना डिटेल्ड मैनर में मैंने आपको बताया था, बट एक बेसिक आइडिया आपको लग गया कि हाँ, ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स ने फंड किया ताकि स्टडी की जा सके यहां पर क्ले टैबलेट्स के बारे में। ठीक है, तो क्ले टैबलेट्स वगैरह के बारे में यहां पर जो एक्सप्लोरेशंस हैं वो हुए हैं।
अगर मैं बात करूं कि एग्जैक्टली ये कौन सा एरिया है जहां पर आपको ये शहर देखने को मिलता था, तो लगभग ये वो एरिया है बेटा जहां पर ये सिविलाइजेशन यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुई है। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के डेवलप होने का जो जगह है, जो एरिया है बच्चा, वो यही है। दिस इज द एरिया वेयर दिस सिविलाइजेशन डेवलप्ड, वेयर दिस सिविलाइजेशन डेवलप्ड, दिस इज मेसोपोटामिया, दिस इज मेसोपोटामिया। ऑलराइट, तो देखो ये वो सिविलाइजेशन का एरिया है। बाकी थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करोगे तो देखो ये वो एरिया है जहां पर ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया जो है वो डेवलप हुआ। तो मेसोपोटामिया में देखो आपको यहां पर असीरिया मिलेगा, यहां पर आपको फिनिशिया मिलेगा, यहां पर आपको इजिप्ट का एरिया मिलेगा, ठीक है। और जिन दो नदियों का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं जिनके बीच में ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई, उसमें से देखो बेटा टिग्रिस नदी यहां पर आपको दिख रही है जो पर्शियन गल्फ में गिर रही है। और बेटा ये जो रिवर है ये आपको मिल रही है यूफ्रेट्स, और ये यूफ्रेट्स रिवर भी जाकर पर्शियन गल्फ में गिर रही है। तो पर्शियन गल्फ में गिरने वाली ये दो नदियां, नॉर्थ में टिग्रिस है और साउथ में यूफ्रेट्स है, ये दो नदियों के बीच का ये जो पूरा एरिया है इसे मेसोपोटामिया कहा गया। तो मैप में आज आप इसे देख पा रहे हैं। अगर आप आज की लोकेशन को समझना चाहेंगे तो आप समझेंगे कि ये जो आज की लोकेशन है ये एग्जैक्टली इराक और सीरिया की लोकेशन है। मैप में बाकी आप और भी देख सकते हो। तो देखो यहां पर जो है कुछ शहरों का जिक्र है मेसोपोटामिया के। मेसोपोटामिया के कुछ शहरों के बारे में अगर आप देखना चाहो तो कुछ ऐसे शहर हैं जिनका नाम आपने अक्सर सुना होगा। एक नाम बेटा आपने जरूर सुना होगा, बेबीलोनिया। तो देखो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक शहर हुआ करता था बेटा, बेबीलोनिया। तो बेबीलोनिया की लोकेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत ही फेमस सिटी रही है उर, और एक सिटी रही है उरुक। तो सदर्न मेसोपोटामिया में आपको उर और उरुक नाम के दो शहर मिलेंगे, ठीक है। तो उर और उरुक नाम के ये जो शहर हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहां पर कुछ और भी शहर हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे यहां पर आपको गिरसू दिख रहा है, यहां पर आपको निप्पुर दिख रहा है, यहां पर आपको इसिन दिख रहा है, यहां पर आपको किस दिख रहा है, यहां पर आपको सिप्पार दिख रहा है, और यहां पर भी कुछ शहर हैं। नॉर्थ में बिल्कुल आपको देखो यहां पे जुबैदी दिख रहा है, जुबैदी, ठीक है। बट आपको फोकस किन चीजों पे करना है, आप तीन पर फोकस करो बेटा, सब पर फोकस मत करो। एक तो आप फोकस करो उर पर, दूसरा आप फोकस करो उरुक पर, और तीसरा आप फोकस करो बेबीलोनिया पर, ठीक है। तो तीन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के खास, बहुत ही खास शहर रहे हैं। एक था उर, दूसरा था उरुक, और तीसरा था बेबीलोनिया। तो उर, उरुक और बेबीलोनिया यानी कि तीन बहुत ही खास शहर, और आप इन खास शहरों को मैप में देख पा रहे हैं। तो कुछ बेसिक्स बेटा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, फंडामेंटल्स समझे थे, समझा था कैसे सिविलाइजेशंस इवॉल्व होती हैं, कैसे सिविलाइजेशंस के इवॉल्व हो जाने के बाद सोसाइटीज का डेवलपमेंट होता है, और सोसाइटीज के डेवलपमेंट में कैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डेवलप हुई, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, that was very specific, that was very special when we were discussing about the development of cities or the civilization. All right, ठीक है, हाँ। So now you can see, now you can have a look. मुझे बताओ फटाफट कि ये जो ओवरव्यू मैंने आपको दिया, ये जो ओवरव्यू मैंने आपको दिया, क्या ये ओवरव्यू आपको समझ में आ गया? बताइए बेटा, क्या आपको ये ओवरव्यू समझ में आ गया? ठीक है, ऑल राइट, चलो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आप ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हो। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू मोर थिंग्स हियर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एस्पेक्ट्स ऑफ, अब आपने नोट डाउन करना है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन।
वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कई सारे पहलू। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में हम कुछ बेसिक बातें जानने और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ ठीक है, ठीक है, चल इसमें हम कई सारे एलिमेंट्स एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द ट्रेड, फिर हम बात करेंगे अबाउट राइटिंग एंड लिटरेसी, फिर हम बात करेंगे अबाउट किंग्स एंड टेम्पल्स, फिर हम बात करेंगे अबाउट दी अर्बन कल्चर या फिर सिटी लाइफ। इन चार एलिमेंट्स पर हमारी बातचीत यहां पर होगी। ठीक है, इन चार एलिमेंट्स पर हमारी बातचीत होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट ट्रेड, फिर हम बात करेंगे अबाउट राइटिंग एंड लिटरेसी, फिर हम बात करेंगे अबाउट किंग्स एंड टेम्पल्स, फिर हम बात करेंगे अबाउट अर्बन कल्चर एंड सिटी लाइफ। तो हम इन एलिमेंट्स, इन चार एलिमेंट्स के ऊपर बातचीत करेंगे। तो आइए एक एक करके इन चारों एलिमेंट्स को हम एक्सप्लोर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में आप क्या सीख सकते हैं, आप क्या जान सकते हैं। ठीक है, तो आइए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ट्रेड के बारे में थोड़ा बहुत हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ट्रेड के बारे में थोड़ा जानने और समझने की कोशिश करते हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ट्रेड को आप जब समझते हैं तो आप ये पाते हैं कि मेसोपोटामिया में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। फूड रिसोर्सेज बहुत ही अच्छे हैं, मिनरल रिसोर्सेज हालांकि कम है। ठीक है, फूड रिसोर्सेज अच्छे हैं, मिनरल रिसोर्सेज कम है। इनके पास पत्थरों की कमी है। ठीक है, क्योंकि नदी का एरिया है, रिवरीन एरिया है, तो आपको हमेशा जो पत्थर हैं वो कम दिखेंगे। सील्स और जेवल्स बहुत बड़े नंबर्स में वहां बनाए जा रहे हैं। वुड जो है वो इराकी डेट पाम होता है, खजूर का पेड़ होता है, उसकी लकड़ी और जो पॉपुलर है जिसको आप देवदार कहते हैं, वो ठीक ठाक वहां पर मिल रहा है। बट ये इतना ज्यादा नहीं था कि वो बहुत सारी बैलगाड़ियां बना सके, कार्ट व्हील्स या बोट्स बना सके। यहां पर बहुत ज्यादा मेटल नहीं था टूल्स बनाने के लिए, वेसल्स या ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। तो कुछ चीजों की तो देखो यहां पर कमी रही है। इनका जो ट्रेड है वो लार्जली टेक्सटाइल में रहा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में रहा। वो टर्की, ईरान और गल्फ के बाकी हिस्से में अपना ये ट्रेड किया करते थे। क्राफ्ट्स के अलावा ट्रेड और सर्विसेज जो हुआ करती थी वो ट्रांसपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो पाती थी। अर्बन डेवलपमेंट उसी वजह से थोड़ा बहुत हो भी पाया है। चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो था वो पानी से था। आप पानी के रास्ते कहीं पर भी जा सकते थे, ट्रेवल कर सकते थे। ये तो देखो उनके ट्रेड के बारे में है। तो हम क्या देखते हैं कि जो मेसोपोटामियंस का ट्रेड था, देखो मेसोपोटामियंस के पास जो फूड रिसोर्सेस थे, फूड रिसोर्सेज जो थे वो काफी ज्यादा थे। बट लेकिन जो मिनरल्स थे, मिनरल्स एंड मेटल्स, मैं दोनों ही कहूंगा, आई विल टॉक अबाउट दी मिनरल्स एंड मेटल्स, दोनों की ही यहां पर आपको कमी देखने को मिलेगी। मिनरल्स एंड मेटल्स, मेटल्स की हमें कमी देखने को मिलती है। तो मिनरल्स एंड मेटल्स हमें कम नंबर्स में देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी समझो कि जो लकड़ी है, वुड, वो दो चीजों से इनको मिल रहा है। डेट पाम यानी कि खजूर का पेड़ जो होता है, और पॉपुलर यानी कि देवदार। आपको पॉपुलर के जो पेड़ मिल जाएंगे, ठीक है,
वहां से भी इनको बहुत अच्छे नंबर में जो लकड़ियां हैं वो मिल जा रही हैं। नॉट मच, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है जिससे ये बोट्स या फिर कार्ट्स बना सके। इनका जो ट्रेड है वो लार्जली किस चीज में हो रहा है? मेटल्स की अगर आप बात करते हो तो इफ यू टॉकिंग अबाउट दी मेटल्स, ठीक है, इनके पास जो है स्टोन्स की कमी है और मेटल्स की भी कमी है। स्टोन्स फॉर टूल्स, ये कम नंबर्स में ही है। टूल्स जो हैं स्टोन्स के लिए वो कम नंबर्स में ही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी देखो, इनका जो ट्रेड है वो हो रहा है ईरान के साथ, टर्की के साथ, पर्शियन गल्फ रीजन के साथ, पर्शियन गल्फ रीजन के साथ। इसमें बेटा एक लोकेशन का जिक्र नहीं है, एनसीईआरटी में तो उसका जिक्र नहीं है, बट आई वुड लाइक टू मेंशन एंड दैट रीजन इज इंडिया। इंडिया के साथ, इंडिया में बेटा ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ जो है ट्रेड किया करते थे। हड़प्पन्स के साथ इनका ट्रेड था, और हड़प्पन्स को ये क्या बुलाते थे बेटा? मेलुहा। मेलुहा के साथ भी इनका ट्रेड हुआ करता था। तो ट्रेड बेटा इनका इतना फ्लरिशिंग तो नहीं था, बट दैट वाज ओके, मतलब काफी हद तक जो इनका ट्रेड था वो अच्छा खासा इनका चल रहा था। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इनके पास अवेलेबल था वो लार्जली वाटरवेज था। चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज, ठीक है। तो ये जो पहला पॉइंट है ट्रेड, हमने इस पर बात की, जस्ट मेंशन्ड कुछ बेसिक बातें जो ट्रेड के बारे में हमने यहां पर समझनी थी वो हमने समझी। इसको फटाफट मेंशन कर लीजिए। डन। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहां पर, अगर हमने यहां पर बात कर ली है ट्रेड के बारे में, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट राइटिंग एंड लिटरेसी, ठीक है। विल डिस्कस अबाउट राइटिंग एंड लिटरेसी। लेट्स हैव अ लुक अबाउट राइटिंग एंड लिटरेसी। जो सेकंड पॉइंट है दैट इज राइटिंग एंड लिटरेसी। तो राइटिंग एंड लिटरेसी के बारे में जब हमारी बातचीत यहां पर हो रही है, तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट राइटिंग एंड लिटरेसी, तो मैं आपको बता देता हूं, जो सदर्न मेसोपोटामिया है ना उसे सुमेर कहा गया। जो सदर्न मेसोपोटामिया है बेटा उसे सुमेर कहा गया था। सुमेर वो पहला एरिया था जहां पर वो इन जनरल राइटिंग का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो, voices had certain meaning, voices had certain meaning। जो भी आवाज निकाली जाती है ना उसका अपना एक मतलब होता है, ठीक है, उसका अपना एक मतलब होता है। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट इज written representation of voices, representation of voices।
जो आवाज होती है ना, जैसे मैं कह रहा हूं क, तो क एक वॉइस है, और ए, ई, ओ, ये वॉइसेस हैं, और हर वॉइस का अपना एक मतलब हुआ करता था। हर वॉइस का अपना एक मतलब हुआ करता था। बाद में आप उसी वॉइस को किसी एक सिंबल के साथ डिपिक्ट करना शुरू कर देते हैं, लाइक आई एम सेइंग ए, और फिर मैंने ए को कोई एक सिंबल दे दिया। तो जो स्क्रिप्ट होती है ना, वो वॉइस का ही रिटन रिप्रेजेंटेशन होती है। इंसान ने पहली बार जब वॉइसेस को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया, तो वो सुमेर में हुआ। सुमेर, जो कि मेसोपोटामिया का सदर्न पार्ट था। सबसे पहले सिविलाइजेशन सुमेर में डेवलप हुई, और सुमेर के बाद वो एक्सटेंड होते हुए पूरे मेसोपोटामिया के रीजन को कवर कर लेती है। तो सुमेर, जो कि मेसोपोटामिया का सदर्न पार्ट था, वहां पर यहां पर डेवलपमेंट होता है राइटिंग का। तो स्क्रिप्ट रिटन रिप्रेजेंटेशन होता है वॉइसेस का। ठीक है। मेसोपोटामियंस were first to develop script that could be deciphered, that could be deciphered। मेसोपोटामियंस वो पहले थे जिन्होंने एक ऐसी स्क्रिप्ट को बनाया जिसे डेसिफर किया जा सका। हो सकता है इंडस के लोगों की स्क्रिप्ट इसके पहले की रही हो, बट हम उसे डेसिफर तो नहीं कर पाए। ठीक है। अब रिटन रिकॉर्ड्स वर मेंटेन्ड, रिटन रिकॉर्ड्स वर मेंटेन्ड, और हमने क्या किया कि रिटन रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया। और जब रिटन रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया, तो ये प्रोबेबली ट्रेड की अकाउंटिंग के पर्पज से होगा, प्रोबेबली फॉर ट्रेड। शुरुआती जो अकाउंटिंग शुरू की गई होगी, जो डेवलपमेंट हुआ होगा, वो शायद ट्रेड का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए किया गया होगा, ताकि वहां पर कोई घपलेबाजी ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है। क्ले टैबलेट्स वर यूज्ड, क्ले टैबलेट्स वर यूज्ड टू राइट। मिट्टी की टैबलेट्स का इस्तेमाल किया गया है मेसोपोटामिया में चीजों को लिखने के लिए। अगर मैं क्ले टैबलेट्स को आपको शोकेस करना चाहूं, दिखाना चाहूं, तो आप इस तरीके से उसे देख या समझ सकते हैं। ठीक है। क्ले टैबलेट्स इन मेसोपोटामिया। ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स हैव अ लुक। आप इसे देखिए और समझिए। हमें वहां पर मिट्टी की टैबलेट्स मिलती हैं। ठीक है। आप ऐसी कई सारी मिट्टी की टैबलेट्स यहां पर देख पा रहे हैं। ये जो मिट्टी की टैबलेट्स है ना, इन्हें इस तरीके से डेवलप किया जाता है। और ये जो मिट्टी की टैबलेट्स हैं, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, इट्स ओके।
सो टीचर इज बैक। ऑलराइट, स्क्रीन थोड़ी सी फ्रीज हो गई थी तो इस वजह से उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ा ताकि हम वापस से अपनी क्लास पर आ सके। ठीक है, समझ गए? तो चलो, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग के बारे में हमारी बातचीत हो रही थी। वी वर डिस्कसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। या राइटिंग एंड लिटरेसी, इस पर बात हो रही थी। राइटिंग एंड लिटरेसी पर बात हो रही थी। ठीक है, नाउ हैव अ लुक। सबसे पहले मैंने आपको बताया था वॉइसेस या साउंड्स। साउंड रिप्रेजेंट्स, साउंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम राइटिंग की बात कर रहे हैं तो साउंड रिप्रेजेंट सर्टेन मीनिंग। साउंड की अपनी एक मीनिंग होती थी। ग्रेजुअली लेटर्स ऑब्लिक स्क्रिप्ट represented sound. First script developed in Mesopotamia. मेसोपोटामिया में पहली बार जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, फर्स्ट स्क्रिप्ट डेवलप्ड इन मेसोपोटामिया which could be deciphered, जिसको डेसिफर किया जा सका। ठीक है, तो पहली स्क्रिप्ट मेसोपोटामिया में डेवलप हुई जिसे हम लोग डेसिफर कर पाए। समझ गए बात को? दूसरी बात, क्ले टैबलेट्स वर यूज्ड। क्ले टैबलेट्स वर यूज्ड। अब जो क्ले टैबलेट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, और ये प्रोबेबली फॉर ट्रेड, उम्मीदतन शुरुआती क्ले टैबलेट्स को जो तैयार किया गया था उसका इस्तेमाल हम लोग ट्रेड के रिलेटेड अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए करते थे। तो ट्रेड से रिलेटेड अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए हम यहां पर क्ले टैबलेट्स का इस्तेमाल करने लगे थे। नाउ हैव अ लुक, इफ यू कैन सी, यू कैन सी अ लॉट ऑफ क्ले टैबलेट्स हियर। मैं सपोज करो कि एक ये क्ले टैबलेट उठा लेता हूं। ये एक क्ले टैबलेट है जो मैं उठा रहा हूं। ये मिट्टी का एक टैबलेट है। मैं बस दिखाना चाहता हूं कि ये कैसे बनता था। या फिर मैं कोई और क्ले टैबलेट उठा लेता हूं जो थोड़ा सा और विजिबली क्लियर हो और आप उसे देख भी पाए। तो आप इस क्ले टैबलेट को देखो। हैव अ लुक ऑन दिस क्ले टैबलेट। आई होप यू कैन सी दिस। हाँ, अब आप इस मिट्टी के टैबलेट को देखो। इस मिट्टी के टैबलेट पर जो लिखा हुआ है वो एक मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट है। इसे कैसे लिखा जाता था मैं आपको पहले बता देता हूं। एकदम सिंपल सा मसला ये था कि सबसे पहले तो मिट्टी को गीला किया जाता था। जैसे आपने किसी कुम्हार को देखा होगा बर्तन बनाने से पहले मिट्टी को गीला करते हुए। अब वो जो मिट्टी होती है वो पूरी तरीके से गीली नहीं होती, बल्कि वो थोड़ी सी सॉलिड होती है। तो गीली मिट्टी जैसे कुम्हार बनाता है बर्तन बनाने से पहले, बिल्कुल वैसे ही गीली मिट्टी तैयार की जाती थी। और उसके बाद उस गीली मिट्टी के ऊपर किसी लकड़ी के पेन नुमा स्ट्रक्चर से खुरोच कर या फिर उसे थोड़ा सा धसा कर लिखा जाता था। अब जब इसको धसा कर लिखा जाएगा ना,
तो आप ध्यान देना कि एक जो हिस्सा है वो हमेशा नुकीला हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये हिस्सा आपको नुकीला दिख रहा है, तो ये जो नुकीले हिस्से देखो, यहां पर आपको ये नुकीला हिस्सा डेवलप होता हुआ दिख रहा है। ये देखो, ये नुकीला हिस्सा डेवलप हो रहा है, ये नुकीला हिस्सा डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये नुकीला हिस्सा डेवलप हो रहा है। तो जब आप गीली मिट्टी में पेन से लिखेंगे तो कुछ ना कुछ एक नुकीला हिस्सा एक तरफ डेवलप हो जाएगा। जैसे अगर आज भी मैं इस मोटे पेन से लिखूं तो कोई ना कोई हिस्सा थोड़ा सा नुकीला तो हो ही जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं आपको दिखाता हूं कि देखो, ये जो राइटिंग है ये मिट्टी के टैबलेट्स पर मिलती है। तो मिट्टी के टैबलेट्स पर 3200 बीसीई के आसपास जो सुमेरियंस हैं उन्होंने लिखना शुरू किया। जैसा कि अन्वेषा ने कहा, इसे कहा जाएगा वेज शेप्ड। वेज शेप्ड मतलब जो एक किनारा होता है वो थोड़ा सा नुकीला होता है, उसे ही हम वेज शेप्ड कहते हैं। तो वहां पर कार्व राइटिंग, बिल्कुल सही कहा अंकिता आपने, तो वहां पर ये कार्व करते हैं, गीली मिट्टी को कार्व करके यहां पर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो गीली मिट्टी से इसको कार्व करके लिखा जाता है, इसे ही ये समझो आपके सामने जो है ये दुनिया की पहली स्क्रिप्ट है। ये पहली बार था जब इंसानों ने लिखा, इसे क्यूनिफॉर्म कहा गया, जैसा कि देव ने बताया। तो यहीं से एक राइटिंग डेवलप हुई जिसे क्यूनिफॉर्म कहा गया। ठीक है, नाउ आपने समझा कि एक क्यूनिफॉर्म राइटिंग डेवलप होती है। पहला जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, जो सबसे पुरानी क्ले टैबलेट्स हमें मिली हैं, वो 3200 बीसीई में है। ठीक है, 3200 बीसीई क्ले टैबलेट्स, जो 3200 बीसीई में क्ले टैबलेट्स मिलती हैं उसमें हमें इमेजेस एंड सिंबल्स मिलते हैं। ठीक है, हमने देखा ग्रेजुअली स्क्रिप्ट डेवलप्ड, ग्रेजुअली स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय 2600 बीसीई। 2600 बीसीई तक क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट डेवलप हो गई। और जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट डेवलप हुई, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का मतलब क्या था? क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो थी वो वेज शेप्ड थी, वेज शेप्ड। अब आप में से बहुत सारे लोगों को वेज शेप्ड नहीं समझ में आएगा, क्यूनिफॉर्म नहीं समझ में आएगा, तो मैं आपको बताता हूं कि क्यूनिफॉर्म या वेज शेप्ड का मतलब क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये पेन ली, ठीक है, और अब मैं पेन से किसी का नाम लिखता हूं। जैसे यहां पे है तरुण, मैं तरुण का नाम लिखता हूं। तो देखो, तरुण का नाम मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा मैं पेन को पतला कर देता हूं, फिर आपको क्यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आएगा। तरुण दिख रहा है, मैंने तरुण का नाम लिखा। मैंने एक मोटे से पेन से जब तरुण का नाम लिखा, तो आप इस चीज को समझो। यहां पर आप ध्यान से देखो, इस जगह को देखो, यहां पर आपको एक नुकीला कोना दिख रहा है। यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर इन जगहों पर आपको एक नुकीला कोना दिख रहा है। तो ये बेटा जो नुकीला कोना होता है ना, इसको ही वेज शेप्ड कहा जाता है। जब आप मिट्टी पर, गीली मिट्टी पर किसी लकड़ी से, पेन से लिखोगे ना, तो उसका एक कोना अगर आप उसे कार्व करके लिखोगे तो थोड़ा सा नुकीला हो ही जाता है। तो ये जो नुकीले कोने वाली राइटिंग डेवलप हुई है, इस नुकीले कोने वाली राइटिंग को ही वेज शेप्ड कहा गया। ठीक है, तो ये वेज शेप्ड राइटिंग का जो डेवलपमेंट है मेसोपोटामिया में होता है। और 2600 बीसी तक तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो चुकी थी, जो कि वेज शेप्ड हुआ करती थी, और इसी में ये लिखा जाता था। मैं आपको बता देता हूं कि 2400 बीसीई के आसपास तक यहां पर एक दूसरी स्क्रिप्ट है जो डेवलप हो जाती है, जो रिप्लेस कर देती है इस सुमेरियन स्क्रिप्ट को। और उसे अगर आप देखें कई सारे मायनों में, तो एक्काडियन स्क्रिप्ट कहा गया। ऑलराइट, सो 2400 बीसी तक जो एक्काडियन लैंग्वेज है वो यहां पर एग्जिस्टेंस में आ जाती है।
2400 BCE, Akkadian language developed। और ये जो Akkadian लैंग्वेज थी ये लगभग फर्स्ट सेंचुरी तक यूज होती रही। ये बेटा फर्स्ट सेंचुरी तक यूज होती रही। और इसके फर्स्ट सेंचुरी तक यूज होने का मतलब क्या रहा? इसके फर्स्ट सेंचुरी तक यूज होने का मतलब रहा यूज फॉर 2000 ईयर्स। चूंकि ये स्क्रिप्ट बहुत लंबे समय तक यूज रही और कंटिन्यूएशन में रही, दैट्स व्हाई हम इसे आसानी से डेसिफर कर पाए। समझ गए बेटा? चूंकि लंबे समय तक ये स्क्रिप्ट यूज हुई तो हमें इसको डेसिफर करने में बहुत मुश्किल नहीं हुई। टेल मी फास्ट, क्या आप इसको समझ गए? कुड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, 4 एलिमेंट्स हमें डिस्कस करने थे। सबसे पहला था ट्रेड, दूसरा था राइटिंग एंड लिटरेसी, तीसरा था किंग्स एंड टेम्पल्स, एंड चौथा था अर्बन लाइफ। 4 मुद्दों पर बात करनी है। एक मुद्दे पर बात हो गई, दूसरे मुद्दे पर बात चल रही है। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग के बारे में डिस्कशन चल रहा है। यहां पे पहला चैप्टर चल रहा है इमर्जेंस ऑफ सोसाइटीज, मुद्दा है मेसोपोटामियन कल्चर, मेसोपोटामियन सोसाइटी। ऑल राइट, चलो अगर आप ये समझ गए तो मैं आपको बताता हूं अबाउट लिटरेसी। लोग स्क्रिप्ट जानते थे, क्या लोग पढ़े लिखे थे? एक छोटा सा सवाल है, क्या आज सभी लोग पढ़े लिखे हैं? नहीं, सभी लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे होंगे, कुछ लोग, सभी लोग समझदार नहीं होते, सभी लोगों का दिमाग तेज नहीं होता, सभी लोगों को एक बार में बातें दिमाग में नहीं घुसती, सबका अपना अलग दिमाग होता है। हर टाइम फ्रेम में ऐसा ही रहता है, सभी समझदार नहीं होते, सभी चीजें एक बार में समझ नहीं पाते, सभी का दिमाग तेज नहीं होता, तो सभी लिखना और पढ़ना भी नहीं सीख सकते। ऐसा सबके साथ नहीं होता। तो क्या उस समय जो सोसाइटी थी उसमें सभी लोग पढ़ना लिखना जानते थे? नहीं, लिटरेसी रेट बहुत ही ज्यादा लो था। अगर मैं बात करता हूं लिटरेसी के बारे में, चलो यहां तो मैंने आपको यह बता दिया कि ये तो हो गया अबाउट द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बियॉन्ड अगर मैं जाता हूं और बात करता हूं लिटरेसी की, वेरी फ्यू कुड रीड एंड राइट, very few could read and write. Very few could read and write. Mesopotamian language, cuneiform language. Cuneiform script was complex. Cuneiform script जो है वो कॉम्प्लेक्स थी। वो कॉम्प्लेक्स क्यों थी? मल्टीपल साइंस एंड सिंबल्स, क्योंकि बहुत सारे साइंस एंड सिंबल्स वर देयर। बहुत सारे साइंस एंड सिंबल्स थे, तो हर कोई तो पढ़ना लिखना नहीं समझ सकता था, सभी लोगों को तो बात ये समझ नहीं आएगी ना। अगर राजा लिखना पढ़ना जानता था, इफ किंग could read and write, अगर राजा लिखना और पढ़ना जानता था तो वो ये इंश्योर करता था कि उसे मेंशन किया जाए। जरूर से सब लोग जाने कि उनका जो राजा है ना वो पढ़ना लिखना जानता है, वो एकदम ऐसे फालतू सा कोई राजा नहीं है। मेंशन्ड इन इंस्क्रिप्शंस, तो वो इंस्क्रिप्शन में बढ़ा चढ़ा कर लिखेगा। जैसे बोलते हैं ना कि अरे हमारा बेटा तो डॉक्टर हो गया, और सभी लोग बताना चाहेंगे कि भाई देखो हमने ये पढ़ाई लिखाई करी है, हमने तो पीएचडी कर ली, हमने तो पोस्ट डॉक कर लिया। अगर आप लोगों ने कोई बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई करी है ना, तो आप जरूर से चाहोगे कि सब लोग जाने कि आपने अच्छी पढ़ाई लिखाई करी। तो अगर राजा पढ़ना लिखना जानता था तो उसे इंस्क्रिप्शन में मेंशन जरूर किया गया। ऐसा कौन सा राजा है जिसका जिक्र बार बार इंस्क्रिप्शंस में मिलता है? एक राजा है बेटा जिनका नाम है एनमर्कर। एनमर्कर किंग ऑफ उरूक। उरूक शहर मैंने आपको दिखाया था, सदर्न मेसोपोटामिया में था। किंग ऑफ उरूक, उरूक जो शहर है बेटा वो सदर्न मेसोपोटामिया में है, मैप में दिखाया था, होप आपको याद आ रहा है। तो
ये वहां के राजा थे, ठीक है। ये लिख और पढ़ सकते थे, कुड राइट एंड रीड, ये जिक्र मिलता है कि भाई साहब ये लिख और पढ़ सकते थे। इनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करी गई, बड़े महान राजा थे, ये तो पढ़ना लिखना जानते थे, कमाल के राजा थे, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि सुमेर के ये पहले ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, ठीक है। और इनके बारे में हमने क्या देखा कि मेसोपोटामियन ट्रेडिशन में, मेसोपोटामिया के देखो उरुक एक बहुत ही प्यारा शहर था, मैंने आपको मैप में उरुक शहर के बारे में बताया था। उरुक शहर के बारे में तो हमें एक एपिक पोयम भी मिलती है, ठीक है, एक एपिक पोयम भी मिलती है जो उरुक शहर के बारे में बात करती है। हालांकि अर्ली मेसोपोटामिया में ट्रेड नोन नहीं था, लेकिन यहां पर फिर भी हम देखते हैं कि बताया जाता है कि जो एनमर्कर थे वो फर्स्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड थे, एसोसिएटेड विद फर्स्ट associated with first trade organization, first ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुमेर। तो सुमेर का जो पहला ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था ये उससे जुड़े हुए थे। हालांकि मैं आपको बता दूं शुरुआती दौर में जो ट्रेडिंग थी वो बहुत नोन नहीं थी। ट्रेड वॉज नॉट नोन इन अर्ली पीरियड, लेकिन फिर भी इस बात का जिक्र मिलता है कि जो एनमर्कर हैं वो इस चीज को इंश्योर करना चाहते थे कि ट्रेड अच्छा चले, और एनमर्कर ऐसा चाहते थे कि जो लैपिस लैजुली है ना, जो कि एक प्रेशियस मेटल है, नीले रंग का होता है, वो मैसेंजर्स भेजते हैं कई सारे दूर दराज के इलाकों में, यानी कि अरत्ता में, ताकि वो वहां से अपने शहर को सजाने के लिए लैपिस लैजुली मंगा सके। तो यहां पर हमने क्या देखा, सेंड मैसेंजर्स टू गेट लैपिस लैजुली। अब लैपिस लैजुली क्या होता है बेटा, ये एक ब्लू जेमस्टोन होता है। अब आप कहेंगे सर ये ब्लू जेमस्टोन क्या होता है? बेटा नीले रंग का बड़ा ही बेशकीमती पत्थर होता है, जो कि इंडिया में भी पाया जाता है, हमारे राजस्थान के एरिया में और भी कई सारे रीजन्स में ब्लू जेमस्टोन मिलता है। और ब्लू जेमस्टोन जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, एनमर्कर चाहते थे कि वो पत्थर लाया जाए और उनका जो शहर है उरुक, उसे उस पत्थर से खूबसूरत बनाया जाए। मतलब ये पढ़े लिखे राजा थे जो कि लैपिस लैजुली पाने के लिए एम्बेसडर्स या मैसेंजर्स भेजते हैं, सेंड मैसेंजर्स टू गेट लैपिस लैजुली इन वेरियस रीजन्स। ये बहुत सारे एरियाज में लैपिस लैजुली पाने के लिए, नीले रंग का पत्थर पाने के लिए अपने मैसेंजर्स भेजते हैं, इंक्लूडिंग अरत्ता। एक जगह का जिक्र मिलता है बेटा, अरत्ता। अब आप कहेंगे सर ये अरत्ता क्या है? बेटा अरत्ता एक शहर है जहां पर इन्होंने अपना मैसेंजर भेजा था, जिसका जिक्र उस एपिक पोयम में मिलता है कि ये राजा जो है वो अरत्ता में अपने मैसेंजर भेजते हैं ताकि वहां से इन्हें नीला पत्थर मिल सके, लैपिस लैजुली, जिसकी मदद से ये अपने शहर को ब्यूटिफाई कर सके, सजा सके। अरत्ता, आप कहेंगे सर आज ये अरत्ता नाम की जगह कहां है? तो मैं बोलूंगा बेटा हमें बिल्कुल नहीं पता है कि अरत्ता नाम की जगह आज कहां है, जिसका जिक्र उस एपिक पोयम में मिलता है जो क्ले टैबलेट्स पर हमें एनमर्कर के बारे में मिलती है। तो एनमर्कर की जो कहानी हमें मिलती है कि वो एक राजा थे सुमेर के जो पढ़े लिखे थे और वो चाहते थे कि उनके शहर को सजाने के लिए वो नीले रंग के पत्थर मंगाएं, और नीले रंग के पत्थरों को मंगाने के लिए वो एक बहुत ही दूर दराज के शहरों में अपने मैसेंजर्स भेजते हैं व्यापार के पर्पस से। हालांकि उस टाइम फ्रेम में व्यापार बहुत कॉमन नहीं था, लेकिन फिर भी वो नीला पत्थर चाहते थे, और उन्होंने जो मैसेंजर्स भेजे वो अरत्ता नाम के एक शहर में भेजे। अरत्ता नाम का शहर आज किस नाम से जाना जाता है हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। अंदाजा लगाया जाता है कि यह संभवतः या तो सदर्न मेसोपोटामिया का कोई शहर रहा होगा, या फिर यह हो सकता है कि ईरान की कोई लोकेशन रही हो जहां से ये ट्रेड करने के एफर्ट्स में लगे हुए थे। समहाउ हमने देखा कि एक राजा का जिक्र मिलता है इस पर्पस से, और राजा का जो जिक्र है वो इस चीज को लेकर बहुत हाई फाई तरीके से बताया गया है कि राजा बड़े भौकाली राजा थे, पढ़े लिखे थे, बड़ा बढ़िया जो है उनको जानकारी थी, तो पढ़े लिखे किस्म के राजा थे भाई, ठीक है। जैसे हमारे यहां मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे,
तो मनमोहन सिंह जी हमारे बहुत पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। हमारे यहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुआ करते थे, जो कि हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, बड़े ही पढ़े लिखे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, साइंटिस्ट हुआ करते थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उनको कहा गया। तो देखो, जब आपके यहाँ रूलिंग क्लास इतना पढ़ा लिखा होता है ना, तो आप बहुत प्राउड फील करते हो और उस बात में काफी ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के बताते भी हो। सिमिलरली जिस तरीके से हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि वी हैड मनमोहन सिंह एज प्राइम मिनिस्टर, वी हैड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एज प्रेसिडेंट, ये सब बहुत पढ़े लिखे लोग थे। बिल्कुल वैसे ही एनमरकर था जो पढ़ा लिखा था। तो अब हम देखते हैं कि लिटरेसी का मामला ये था कि ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, थोड़े बहुत ही लोग पढ़े लिखे होते थे, लेकिन जितने लोगों को पढ़ना लिखना आता था, राजा को अगर आता है तो वो उस चीज को बड़े हाईफाई तरीके से मेंशन करने की कोशिश करते थे। सो दैट वाज ऑल अबाउट लिटरेसी। आई होप यू गेट टू नो अबाउट द लिटरेसी एंड एजुकेशन। तो मैंने आपको बताया कि टोटल 4 हेडिंग्स थी। जैसे मैंने जो आपको बताया था एस्पेक्ट ऑफ मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया के हम वेरियस एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, और जब वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मेसोपोटामिया हम एक्सप्लोर कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपसे कहा था कि हम सबसे पहले बातचीत करेंगे ट्रेड के बारे में। तो क्या ट्रेड के बारे में हमारी बातचीत हो गई? हाँ जी, हो गई। मैंने कहा कि दूसरा हम डिस्कस करेंगे अबाउट लैंग्वेज एंड लिटरेसी या स्क्रिप्ट एंड लिटरेसी। लैंग्वेज एंड लिटरेसी, तो लैंग्वेज एंड लिटरेसी के बारे में क्या हमारी बात हुई? हाँ जी, हमारी बात हो गई। अब आप सर किस बारे में बात करेंगे? अब मैं बात करूंगा किंग्स एंड टेंपल्स के बारे में, राजा और मंदिर, हम इस बारे में बात करेंगे। तो हम किंग्स एंड टेंपल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर, आप किंग्स एंड टेंपल्स के बारे में बात कर लेंगे। फिर आप चौथी बात क्या करेंगे? बेटा मैं बात करूंगा अर्बन कल्चर के बारे में। मैं बात करूंगा अर्बन कल्चर के बारे में। अर्बन कल्चर में क्या सर आप सिटी लाइफ के बारे में भी बात करेंगे? हाँ जी, मैं अर्बन कल्चर के बारे में भी बात करूंगा, मेसोपोटामिया के, और सिटी लाइफ के बारे में भी बात करूंगा। तो 2 बातें हो गई हैं बेटा, 2 बातें बाकी हैं। 4 बातें करनी थी, 2 बातें हो गई हैं, 2 बातें बाकी हैं। तो अब हमारी जो बातचीत होने वाली है दैट विल बी अबाउट किंग्स एंड टेंपल्स। आइए किंग्स एंड टेंपल्स के बारे में अब हम लोग अपनी चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, इमर्जेंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक अबाउट किंग्स एंड टेंपल्स। किंग्स एंड टेंपल्स या टेंपल्स एंड किंग्स, यू कैन से बोथ। लगभग 5000 बीसीई में सेटलमेंट सदर्न मेसोपोटामिया में डेवलप हुआ। सुमेर का रीजन था बेटा। सबसे पहले सुमेर के रीजन में जो सदर्न मेसोपोटामिया है वहां पर ये लोगों का सेटलमेंट डेवलप हुआ था। हमने देखा कि जो इनिशियल डेवलपमेंट हुआ वो मंदिरों के चारों ओर हुआ है, और यही ट्रेड और इंपीरियल सिटीज के सेंटर भी बने। अर्लीस्ट नोन टेंपल्स छोटे छोटे श्राइन हुआ करते थे जो कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। जो टेंपल्स थे वो कई सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस का रेसिडेंस यानी कि घर हुआ करते थे। जैसे उर जो शहर है सदन, मैंने मैप में दिखाया था, वो मून गॉड थे, तो वहां पर वो मून गॉड का जो है रेसिडेंस तैयार करते हैं। या फिर इनन्ना, ठीक है, इनन्ना जो कि लव और वॉर की गॉडेस मानी जाती हैं, उनके भी मंदिर वहां पर बनाए गए। टेंपल्स समय के साथ बड़े होते गए, उसमें कई सारे कमरे और ओपन कोर्ट यार्ड आ गए। जो गॉड्स यहां पर बनाए गए ये थियोरेटिकली एग्रीकल्चरल फील्ड के ओनर माने जाते थे। जैसे हम कहते हैं कि भाई सब कुछ तो भगवान का ही है, भगवान का ही दिया हुआ तो सब हमारे पास है, बिल्कुल वैसे ही वो लोग भी मानते थे कि जो कुछ भी है वो भगवान का है। ठीक है, फिशरीज और हर्ड्स जो है लोकल कम्युनिटी के, वो सब भगवान से जुड़े हुए माने जाते थे। जो विक्टोरियस चीफ होते थे ना, वो अक्सर प्रेशियस बूटी भगवान को दिया करते थे, ऑफरिंग्स दिया करते थे बेटा, कि भाई ये तो देखो, ये ले लो, हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने हमें इतना दिया। और इस तरीके से वो टेंपल्स को ब्यूटिफाई भी करने लगे। वो लोग जो मंदिरों को बनाने के लिए काम करते थे अक्सर उन्हें राशन दिया जाता था। ठीक है, हमने ये भी देखा कि एक कुछ जिक्र मिलता है कि एक टेंपल है जिसमें 1500 लोगों ने काम किया, 10 घंटे पर डे, 5 साल तक लगातार। ठीक है, इसका जिक्र हमें मिलता है कि एक मंदिर बनाया गया था जिसमें 1500 लोगों ने 5 साल तक काम किया था, 10 दिन 10 घंटे रोज। तो इस तरीके से हमने देखा कि टेंपल्स, जैसे साउथ इंडिया में टेंपल्स कल्चर का, इन सब का हब बनते चले गए, बिल्कुल वैसे ही टेंपल्स जो हैं वो यहां पर डेवलप हुए हैं। तो अगर मैं टेंपल्स एंड किंग्स के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दूं, जो मैं चाहूं कि आप मेंशन कर लें। जैसे ये तो देखो हमने एक बेसिक समझ लिया, लेकिन टेंपल्स एंड किंग्स के बारे में और इनके बीच का जो रिलेशन है, अगर इसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि 5000 बीसीई में
लगभग आज से 7,000 साल पहले जो सदर्न मेसोपोटामिया है, सदर्न मेसोपोटामिया है, वहां पर पॉपुलेशन डेवलप हुई, या फिर पॉपुलेशन का जो सेटलमेंट है बेटा वो वहीं पर शुरू हुआ। ठीक है, सदर्न मेसोपोटामिया में जो सेटलमेंट है वो वहां पर डेवलप हुआ। सेटलमेंट, सेटलमेंट यहां पर आया, और जब यहां पर बेटा सेटलमेंट आया ना, तो उन्हीं सेटलमेंट्स के साथ बच्चा यहां पर ग्रेजुअली टेंपल कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। ग्रेजुअली टेंपल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। और बेटा जो टेंपल कंस्ट्रक्शन यहां पर शुरू हुआ ना, ये टेंपल कंस्ट्रक्शन हब बन गया, या सेंटर बन गया, सीधे सीधे कहता हूं सेंटर बन गया। और सेंटर बेटा, ये जो टेंपल्स थे ये दो चीजों के पर्पज से बने, रूलिंग एलिट्स के लिए, या फिर चलो मैं कहता हूं राजा लोगों का जो रोल था वो यहां पर इन जनरल इस पर्पज से आया कि जो इंपीरियल सिटीज थी, ट्रेड और इंपीरियल जो एक्टिविटीज हुआ करती थी, ठीक है, ट्रेड के और इंपीरियल सिटीज के सेंटर बन गया। ट्रेड एंड इंपीरियल सिटीज। हमने देखा कि जो गॉड्स वर्शिप किए गए, गॉड्स, दो तरीके के गॉड्स यहां पर वर्शिप किए जा रहे हैं। जो दो गॉड्स यहां पर वर्शिप किए जा रहे हैं बेटा, एक तो मून गॉड हैं उर के, और दूसरे हैं इनन्ना जो गॉडेस है। तो देखो, मून गॉड एंड इनन्ना। इनन्ना, ये मून गॉड जो है उर में काफी ज्यादा पॉपुलर थे, और इनन्ना जो है बेटा वो गॉडेस है। मुनन्ना जो है, जो इनन्ना है वो गॉडेस है। और ये गॉडेस जो हैं ये किस चीज के लिए वर्शिप की जा रही है बेटा? इन्हें वर्शिप किया जा रहा है ताकि ये लव और वॉर में जो कम्युनिटी के लोग हैं उनकी मदद कर सके। ठीक है, लव एंड वॉर, गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। ग्रेजुअली जो टेम्पल्स का साइज था वो बढ़ गया। ग्रेजुअली साइज ऑफ टेम्पल्स इंक्रीज्ड। ठीक है, किंग्स, देखो यहां पर क्या हुआ, मल्टीपल रूम्स आ गए, मल्टीपल रूम्स आ गए, कोर्ट यार्ड आ गया, बरामदा आ गया बेटा, कोर्ट यार्ड आ गया। यहां पर किंग्स ऑफरिंग्स देने लगे, प्लस ब्यूटिफिकेशन करने लगे। ब्यूटिफिकेशन करने लगे, ठीक है। टेंपल कंस्ट्रक्शन, जो टेंपल कंस्ट्रक्शन होता था उसमें वर्कर्स को राशन दिया जाता था। राशन फॉर वर्कर्स, जो वर्कर्स बेटा मंदिर बनाने में काम करते थे उनको राशन दिया जाता था। एक टेंपल का जिक्र मिलता है बेटा, एक टेंपल का जिक्र मिलता है। इस टेंपल को बनाने में देखो बेटा 1500 वर्कर लगे थे। 10 आवर्स डेली उन्होंने काम किया था, और 5 साल तक काम हुआ था, तब जाकर वो मंदिर बन के तैयार हुआ था। ऑफरिंग्स पे बेटा ग्रेन्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, हाँ, इस तरीके की चीजें यहां पर बनाई गई हैं। तो टेंपल एंड किंग्स के बारे में मैंने आपको बेसिक बातें बता दी। आप बताओ बेटा, क्या आपको समझ में आया? ठीक है, समझ आ गया बेटा?
ऑल राइट, ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग बात करते हैं। अ, ठीक है, अर्बनिज्म एंड अर्बन कल्चर एंड सिटी लाइफ, इन दो चीजों के बारे में अब हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्बन कल्चर के बारे में और फिर हम लोग बात करेंगे सिटी लाइफ के बारे में। लेट्स डिस्कस अबाउट अर्बन कल्चर। अर्बन कल्चर के बारे में सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे, ठीक है। समझ गया बेटा, अर्बन कल्चर के बारे में बात करें। चलिए देखिए, नैरो स्ट्रीट्स, नैरो स्ट्रीट्स, जो स्ट्रीट्स हैं बेटा वो नैरो हैं। नो सिटी प्लानिंग, लाइक मेसोपोटामिया, लाइक मोहनजोदारो का हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आओ। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारा बड़ा ही प्यारा सा शहर था मोहनजोदारो, वहां भी बहुत ही प्रॉपर टाउन प्लानिंग हुआ करती थी। लेकिन यहां पर कोई भी टाउन प्लानिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। एट द सेम टाइम यू विल फाइंड अ फ्यू मोर थिंग्स हियर, लाइक यहां पर आपको नो स्ट्रीट ड्रेन्स, सड़कों के किनारे नालियां आपको नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। बेक्ड ब्रिक्स, यूज्ड, बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल बेटा यहां हुआ है, बट नॉट एट दैट एक्सटेंट जिस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसका इस्तेमाल हुआ है। नॉट एज एक्सटेंसिवली एज इन हड़प्पन कल्चर, लेकिन उतना एक्सटेंसिवली नहीं जितना कि हड़प्पन कल्चर में हुआ था, ठीक है। अर्बनिज्म वॉज नॉट एज स्ट्रॉन्ग, अर्बन लाइफ वॉज नॉट एज डेवलप्ड एज ऑफ हड़प्पन्स, एज ऑफ हड़प्पन्स। तो हड़प्पन्स की अर्बन लाइफ जितनी अच्छी थी उतनी अच्छी लाइफ इनकी तो नहीं थी। इनके में ऐसा कुछ ग्रिड पैटर्न वगैरह नहीं देखने को मिलता है जितना आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, न्यूक्लियर फैमिली इन जनरल वहां पर हुआ करती थी। आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियर फैमिलीज देखने को मिलेंगी। हाँ, अब देखो, न्यूक्लियर फैमिलीज की, चलो खैर अभी हम उसकी सोसाइटी के बारे में बात कर लेंगे। सिटी लाइफ में अभी हम सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। अभी तो खैर चलो हम हाउसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हाउसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मेन डोर ऑफ हाउस
not facing door of other house। घर का जो मेन दरवाजा है वो सामने वाले घर के दरवाजे के एग्जैक्ट सामने नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो नुकसान क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो नुकसान ये होगा कि सामने वाला आपका सीधे घर में देख सकता है, अपने घर में से बैठे बैठे वो आपके घर के अंदर देख सकता है, तो इससे आपको क्या होगा? प्राइवेसी नहीं मिलेगी। खिड़कियां रोशनी ऐसी नहीं देती थी, ठीक है। देखो यहां पर लाइट इन हाउसेस या लाइट इन रूम्स, लाइट इन रूम्स not from windows, not from windows but from doors opening in courtyard। समझ रहे हो बेटा? खिड़कियां ऐसी नहीं होती थी कि घरों के अंदर रोशनी जा सके। रोशनी जो घरों के अंदर जाती थी वो दरवाजों से जाती थी। आप लोगों ने बहुत सारे मकान ऐसे देखे होंगे, हो सकता है आपका खुद का मकान भी ऐसा हो, स्पेशली अगर आप गांव में रहते हैं तो। घर के बीच में एक आंगन होता है और आंगन के चारों ओर कमरे होते हैं, और घर के अंदर जो रोशनी जाती है ना, वो आंगन में जो रोशनी आती है वो दरवाजों से घर के अंदर जाती है। अब इसका देखो एक फायदा क्या होता है कि इनको प्राइवेसी मिल जाती है, प्रिवेसी इनको मिल जाती है, ठीक है। सेंस ऑफ प्रिवेसी, सेंस ऑफ प्रिवेसी। ऐसा माना जाता था कि जो दरवाजे हैं ना बेटा, वो हमेशा इनवर्ड खुलने चाहिए, नॉट आउटवर्ड। अगर ऐसा हुआ तो वाइफ जो है ना वो कलेशी निकलेगी। सुपरस्टिशंस हुआ करते थे बेटा, यहां की सोसाइटी में सुपरस्टिशंस हुआ करते थे। सुपरस्टिशंस किस तरीके के? डोर्स मस्ट ऑलवेज ओपन इनवर्ड, दरवाजे हमेशा अंदर की ओर खुलने चाहिए। इफ आउटवर्ड, अगर दरवाजे घर के बाहर की ओर खुल रहे हैं, इफ आउटवर्ड्स, वाइफ विल बी टॉर्मेंट। टॉर्मेंट का मतलब होता है बेटा कलेशी, झगड़ालू, परेशान करने वाली। वाइफ विल बी टॉर्मेंट टू हस्बैंड। तो जो वाइफ होगी ना बेटा, वो हस्बैंड का जीना हराम कर देगी। अगर आपने जो घर है ना, अगर आपने जो घर है उसका दरवाजा जो है वो बाहर की ओर खोल दिया, तो आपकी वाइफ आपका जीना हराम कर देगी। ऐसा जो है वहां के कई सारे क्ले टैबलेट्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप वहां की सोसाइटी को एक्सप्लेन करो या एक्सप्लोर करो, ठीक है, सोसाइटी इन अर्बन कल्चर, या चलो अभी हम अर्बन कल्चर के बारे में ही बात कर रहे हैं। अभी जो अर्बन कल्चर पर हमारी बातचीत चल रही है वो कंटिन्यूड है, अर्बन कल्चर पर हमारी बातचीत अभी जारी है। अर्बन कल्चर में हमने क्या देखा कि अर्बन एलिट्स, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं बेटा, ह्यूज शेयर ऑफ वेल्थ, ह्यूज शेयर ऑफ वेल्थ, तो उनके पास बेटा वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा है, ह्यूज शेयर ऑफ वेल्थ उन्हीं के पास है, ठीक है। सेकेंडली आप देखो बच्चे, सेकेंडली आप देखो, न्यूक्लियर फैमिली है बेटा, छोटे परिवार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भारी भरकम बहुत बड़े बड़े फैमिलीज हैं जो मेसोपोटामिया में एक साथ रह रहे हैं। हालांकि जो मैरिड बेटा है और उसकी फैमिली है वो पेरेंट्स के साथ रहते हैं स्टिल। मैरिड सन एंड फैमिली, मैरिड सन एंड फैमिली विद पेरेंट्स। मैरिड सन और फैमिली जो है बेटा
वो तो देखो फिर भी पेरेंट्स के साथ ही रहेंगे। जो मैरिड बेटा है और उनकी फैमिली है वो पेरेंट्स के साथ ही रह रहे हैं। प्रोसीजर ऑफ मैरिज वॉज नॉट वेरी नोन। प्रोसीजर ऑफ मैरिज नॉट वेरी नोन। देखो मैरिज के प्रोसीजर के बारे में बहुत कुछ तो नहीं पता है बेटा। कुछ कुछ बातें हमें पता हैं, कुछ कुछ बातें जो हमें मैरिज के बारे में पता हैं वो हम बता सकते हैं कि फादर फैमिली के हेड होते थे और हमेशा ये इंश्योर किया जाता था कि कंसेंट ली जाए जब भी मैरिज की जा रही है, ठीक है। और यहां पर बेटा दहेज प्रथा भी हुआ करती थी, दहेज प्रथा भी हुआ करती थी। फादर जो होते थे वो हेड ऑफ फैमिली होते थे, हेड ऑफ फैमिली होते थे। मैरिज में कंसेंट ली जाती थी, मैरिज में बेटा कंसेंट ली जाती थी। और हमने देखा गिफ्ट बाय ग्रूम्स फैमिली टू ब्राइड्स फैमिली, टू ब्राइड्स फैमिली। मतलब दहेज प्रथा हुआ करती थी बेटा, लेकिन रिवर्स दहेज था। मतलब जो लड़के का परिवार था वो लड़की के परिवार को दहेज दिया करता था, ठीक है। हमने क्या पाया, हमने क्या पाया, कुछ और चीजें, जैसे एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट होता था, सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते थे और ब्राइड को अपने फादर की प्रॉपर्टी में भी इनहेरिटेंस मिलता था, ठीक है। या सीधा गर्ल लिख लो, सीधा गर्ल लिख लो, कंफ्यूजन ना हो। गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड शेयर इन फादर्स इनहेरिटेंस, अपने फादर के इनहेरिटेंस में उसको बेटा मिलेगा हिस्सा। तो ये तो देखो बेटा अर्बन कल्चर और सिटी लाइफ के बारे में हमारी बातें हो गई। मतलब वहां पर जो सोसाइटी थी वो समहाउ आपको थोड़ी ज्यादा प्रोग्रेसिव देखने को मिलेगी, ठीक है। वुमेन को राइट्स हैं, उनको मैरिज में पूछा जाता है, इनफैक्ट उनको तो दहेज मिलता भी है। आज की तरह नहीं है बेटा कि दहेज मांगा जा रहा है, वहां दहेज मिलता था, ठीक है। अब देखो मेसोपोटामियन सिटीज की जो कल्चर है, गिलगमेश एपिक के बारे में हमने देखा जो 12 क्ले टैबलेट्स पर मेंशन किया गया है। गिलगमेश के बारे में कहा जाता है कि वो उरूक के राजा हुआ करते थे। कई बार तो कुछ लोग कहते हैं कि गिलगमेश जिसके बारे में वो कहानी लिखी गई है वो कोई और राजा नहीं बल्कि एनमरकर ही है। एनमरकर को ही गिलगमेश नाम से उस कहानी में पोर्ट्रे किया गया है। माना जाता है कि वो एक बहुत बड़े हीरो थे जिन्होंने आसपास का बहुत बड़ा एरिया अपने कब्जे में लिया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा शॉक में चले गए थे जब उनके दोस्त की मौत हो गई थी। उसके बाद वो इमॉर्टैलिटी का जो सीक्रेट है वो खोजने के लिए निकल जाते हैं, वाटर्स को क्रॉस करते हैं और अजीब अजीब जगह जाते हैं और उसके बाद वो फेल कर जाते हैं। गिलगमेश इमॉर्टैलिटी अटेन नहीं कर पाते हैं और उरूक वापस लौट आते हैं। उसके बाद वो खुद को कंसोल कर लेते हैं अपनी सिटी वॉल पर चलते हुए बैक एंड फोर्थ। हमने देखा कि उनको एडमायर किया गया है कि उन्होंने पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया। जैसे मैंने आपको बताया कि हड़प्पन्स के लिए पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल बहुत ही आम बात थी, लेकिन मेसोपोटामियंस के लिए आम बात नहीं थी। उनके लिए ओकेशनली पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। गिलगमेश को उनकी 12 क्ले टैबलेट्स में जो उनकी कहानी है उसमें अप्रिशिएट किया गया है कि महान राजा थे गिलगमेश जिन्होंने पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया, ठीक है। वो उरूक की जो सिटी वॉल है उसमें उनके हेरोइज्म के बारे में मतलब आपको ऐसे अंदाजा मिल जाता है, ठीक है। पकी हुई ईंटों का जिस तरीके से वहां पर कंस्ट्रक्शन किया गया है। गिलगमेश की ये कहानी मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से लास्ट सेशन में सुना चुका हूं। आई होप कि वो कहानी आपको याद ही होगी, तो आपको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस उस कहानी को दिमाग में रखिए। ऐसे याद रखिएगा कि उरूक के राजा गिलगमेश जो हैं वो हुआ करते थे, ठीक है। और उरूक के राजा जो गिलगमेश हुआ करते थे उन्हें कई बार
एनमरकर भी कहा जाता है कि वो एक लेजेंडरी किंग थे, रियल किंग नहीं थे, रियल किंग एनमरकर थे, और उन्हीं की कहानी यहां पर है। तो मुझे बताइए कि क्या आपको ये समझ में आ गया? कुड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्या बच्चों क्लियर है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, सब क्लियर है आप लोग, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा बेटा, क्लियर्ड क्लियर्ड क्लियर्ड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चार बातें मुझे आपको बतानी थी बेटा एस्पेक्ट में। मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल्स सारे बता दिए थे, फिर मुझे आपको एस्पेक्ट्स बताने थे, जिसमें मुझे आपको बताना था ट्रेड, लैंग्वेज एंड लिटरेसी, किंग्स एंड टेम्पल्स, और उसके बाद अर्बन कल्चर एंड सिटी लाइफ। चार की चारों बातें मैं आपको बता चुका हूं। लास्ट में थोड़ा सा लिगेसी के बारे में बता देता हूं, और उसके बाद आपको इसको जो है इतना ज्यादा लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। लिगेसी जो उनकी राइटिंग है उसके बारे में बता देता हूं। मैथमेटिक्स का जिक्र मिलता है लगभग 1800 बीसीई के आसपास, जो स्टोन टैबलेट्स हमें मिली हैं वहां पर मल्टीप्लीकेशंस एंड डिविजन्स मिले हैं, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के टेबल्स मिले, और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी टेबल्स मिले। उनकी राइटिंग काफी एडवांस थी, उनकी राइटिंग काफी ज्यादा एडवांस थी। दो का जो स्क्वायर रूट है उसे दिया गया है 1+24/60 +51/602 +10/603। अगर आप इस पर काम करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 1.41421296, जो कि स्क्वायर रूट की जो ओरिजिनल वैल्यू है 1.41421356। यहां पर देखो क्या है बेटा, 1396, 42, 42 के बाद 1396 और 1296, इतने का फर्क है, सिर्फ सिर्फ इतने का फर्क है। यानी कि उनकी मैथमेटिक्स वॉज फार स्ट्रॉन्गर, फार स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो उनकी मैथमेटिक्स बेटा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। उन्होंने साल को 12 महीनों में बांटा हुआ था। जिस तरीके से मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है उसके बेसिस पर महीनों को 4 हफ्तों में बांटा गया था, दिन को 24 घंटों में बांटा गया था, और घंटे को 60 मिनट में बांटा गया था। आज भी हम इसी तरीके का सिस्टम ऑप्ट करते हैं। मेसोपोटामियंस इस सिस्टम को आज से 4000 साल पहले इस्तेमाल कर रहे थे। ये जो टाइम डिवीजन है इसे बाद में अलेक्जेंडर ने अडॉप्ट किया। अलेक्जेंडर से ये रोमन्स के पास पहुंचा, रोमन्स के पास से इस्लामिक कल्चर में गया, और उसके बाद ये मेडवल यूरोप में आ गया, और दुनिया आज भी इस सिस्टम को इस्तेमाल करती है। आप ये समझ सकते हो कि उनकी मैथमेटिक्स कितनी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी। जब भी सोलर और लूनर एक्लिप्स आया करते थे, ऑब्जर्व किए जाते थे, तो उनके अकरेंस को नोट डाउन किया जाता था ईयर, मंथ और डे के अकॉर्डिंग। और यहां पर हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि वो स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस नाइट स्काई के बहुत एक्यूरेटली स्टडी करते थे। मतलब उस समय के लोग चीजों को लेकर काफी ज्यादा समझदार हुआ करते थे। मैं आपसे कहूंगा कि कुछ चीजें आप फटाफट इसमें से मेंशन करिए। लिगेसी ऑफ राइटिंग एक हेडिंग बनाइए, जस्ट मेक अ हेडिंग लिगेसी ऑफ राइटिंग, और यहां तक चुपचाप लिख लीजिए। लिगेसी ऑफ राइटिंग एक हेडिंग बनाइए बेटा, और ये दिस इज दिस मच यू नीड टू राइट एक्यूरेटली। ये जो मैंने बॉक्स किया है इसको फटाफट लिख लीजिए, प्लीज इसको लिखिए फटाफट। लिगेसी ऑफ राइटिंग हेडिंग बनाइए, और ये जो बात लिखी हुई है ना इसको आप एकदम ज्यों का त्यों लिख लीजिए। इसे आप ज्यों का त्यों लिख लीजिए, प्लीज राइट इट एज इट इज। लिखो बेटा फटाफट लिखो इसको, लिखकर फटाक से लिखो डन। जिसका हो जाता है वो लिखेगा डन। प्लीज लिखो बेटा, जस्ट राइट इट एंड मेंशन डन।
कंप्लीट करो बेटा। कंप्लीट इट फास्ट, फटाफट इसको कर लीजिए। डन, ठीक है, हो गया। चलो, आई बिलीव कि आप में से सभी लोगों का हो गया। एंड दिस इज हाउ द चैप्टर 1 एंड्स हियर। चैप्टर 1 एंड्स हियर। तो जो चैप्टर नंबर 1 था बेटा, हमारा जो पहला चैप्टर था जिसे हम कह रहे हैं द चैप्टर 1। क्या बोल रहा है? स्क्वायर रूट आंसर इज रॉन्ग। सामने लिखा है बेटा एनसीईआरटी में, मैं उसका रॉन्ग एंड राइट का क्या करूं? जाके मेसोपोटामियन से बोलो गलत है सही है। टाइम मशीन मंगा के भेज देता हूं 4000 साल पहले, 6000 साल पहले, वहां पे जाके बताना उनको गलत था सही था। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 2 पर आ चुके हैं। इस तरीके से चैप्टर नंबर 1 इमर्जेंस ऑफ सोसाइटीज नाम के चैप्टर के समाप्ति की मैं औपचारिक घोषणा करता हूं। Hereby I declare the formal announcement for the end of the chapter number 1 titled Emergence of Societies। आपका पहला चैप्टर यहां पर समाप्त होता है और यहां से हमारी शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 का टाइटल है इमर्जेंस ऑफ एम्पायर्स। सोसाइटीज से बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हम दूसरे चैप्टर पर जो होगा अबाउट इमर्जेंस ऑफ एम्पायर्स। इमर्जेंस ऑफ एम्पायर्स। इमर्जेंस ऑफ एम्पायर्स पर हमारी बातचीत अब शुरू होने वाली है। सोसाइटीज बन चुकी हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब आपका अगला चैप्टर होता है इमर्जेंस ऑफ एम्पायर्स के बारे में। एम्पायर्स कैसे बनते हैं, कैसे गिरते हैं, कैसे ढहते हैं, इस बारे में आइए बात करते हैं, चर्चा करते हैं। एम्पायर्स की इमर्जेंस पर बातचीत होगी। एम्पायर्स की इमर्जेंस का एक ओवरव्यू मैं आपको आज देता हूं। चलो आज लिखो मत, थोड़ा सा केवल समझो। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका नोट डाउन वाला पार्ट मैं नेक्स्ट सेशन में आपका करवाऊंगा। ठीक है, नोट डाउन वाला पार्ट मैं आपका नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा। अभी के लिए आप थोड़ा सा बस समझो ये कहानी कैसे बढ़ी, कैसे आगे चली।
बस समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे अपने टॉपिक का, अपने चैप्टर का, समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें आखिर है क्या, था क्या। और ये जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसको मैं नेक्स्ट सेशन में नोट डाउन करवा दूंगा। तो ये मैं सोचना कि अरे सर आपने तो नोट डाउन नहीं करवाया, बेटा मैं नोट डाउन करवा दूंगा, नेक्स्ट सेशन में नोट डाउन करवा दूंगा। अभी बस इसको समझने की कोशिश कर। मेसोपोटामिया का जो एरिया था ना बेटा, इराक और ईरान वाला, वहीं पर एक एम्पायर डेवलप हुआ, छोटा सा एक किंगडम डेवलप हुआ, जिसको असीरियन किंगडम कहा गया। ASSYRIAN, असीरियन किंगडम। 2100 BCE से लेकर 1400 BCE के बीच में, 2100 BCE के बीच से 1400 BCE के बीच में लगभग 700 सालों तक ये असीरियन किंगडम छोटा सा किंगडम हुआ करता था। ये जो छोटू सा किंगडम था असीरियन किंगडम, ये थोड़े ही समय में 1400 BCE में बड़ा सा असीरियन एम्पायर बन गया। ध्यान देना, 2100 BCE में छोटा सा असीरियन किंगडम था। 2100 BCE से 1400 BCE तक ये छोटा सा असीरियन किंगडम था। 1400 BCE के बाद ये बड़ा होने लगा। 1400 BCE के बाद ये बड़ा होने लगा और ये किंगडम एम्पायर में कन्वर्ट हो गया। 1400 BCE से 700 BCE तक ये असीरियन एम्पायर एग्जिस्टेंस में रहा मिडिल ईस्ट के इस एरिया में। ये दौर था असीरियन एम्पायर का। असीरियन एम्पायर की शुरुआत मेसोपोटामियन एम्पायर से ही शुरू हुई थी। मेसोपोटामियन एम्पायर के एरिया से ही असीरियन किंगडम बना और यही असीरियन किंगडम आने वाले समय में 1400 BCE में एक एम्पायर में तब्दील हो गया। यह एम्पायर लगभग 700 सालों तक एग्जिस्टेंस में रहा और अपनी पैठ बनाए रहा। हालांकि उसके बाद यह एम्पायर टूटकर बिखर गया। लगभग 600 BCE के आसपास असीरियन एम्पायर टूटकर बिखर गया। लगभग ये वही एरिया है बेटा जहां पर ग्रीस में या ग्रीस के बिल्कुल नॉर्थ वाले एरिया में, ग्रीस से आप थोड़ा सा नॉर्थ में जाओगे तो एक छोटू सा एरिया आपको देखने को मिलेगा। वो छोटू सा एरिया कहा जाता है मैसिडोनिया। एक छोटा सा एरिया है बेटा मैसिडोनिया। तो जो मैसिडोनिया नाम का एक छोटा सा एरिया है, जो मैसिडोनिया नाम का एक छोटा सा एरिया है, वहां से निकलता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसिडोनिया नाम के एक छोटे से एरिया से एग्जिस्टेंस में आते हैं और निकलते हैं। ऑल राइट, ठीक है। देखो बेटा, ये है हमारी दुनिया, ये है हमारी दुनिया। हमारी दुनिया में ये जो एरिया मैं आपके लिए स्पॉट कर रहा हूं, ये जो एरिया मैं आपके लिए स्पॉट कर रहा हूं, आप इस एरिया को देखने की कोशिश करिए। यहां पर इस एरिया में बेटा असीरियन एम्पायर का डेवलपमेंट हुआ। असीरियन एम्पायर कुछ 700 सालों तक एग्जिस्टेंस में रहा और उसके बाद असीरियन एम्पायर यहां से कोलैप्स कर गया। असीरियन एम्पायर जब कोलैप्स हुआ तो यहां पर पर्शियन एम्पायर डेवलप हुआ। असीरियन एम्पायर के कोलैप्स कर जाने के बाद ईरान के रीजन से यहां पर एक पर्शियन एम्पायर डेवलप हुआ। असीरियन एम्पायर की जगह पर्शियन एम्पायर में ले ली। लेकिन यहां पर देखो बेटा, यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो ग्रीस के नॉर्थ में एक छोटू सा देश है यहां पर, और इस छोटे से देश को कहा जाता है मैसिडोनिया। मैसिडोनिया, मैसिडोनिया से निकला एक राजा, नाम आपने सुना ही है। मैसिडोनिया से जो राजा निकला, उस राजा का नाम था अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसका सपना था दुनिया जीतने का, दुनिया जीतने का जो उसका सपना था। दीपिका बेटा दिमाग खोलो, दिमाग बंद करके मत रखो, बंद करके रखोगे नहीं समझ पाओगे। दिमाग खोल के क्लास में बैठो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? ठीक है, यहां पर देखो, मतलब अभी मैं कुछ समझा ही नहीं रहा हूं। दीपिका कह रही हैं कि सर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझाया ही नहीं अभी तक। अभी तो मैं केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूं,
बता रहा हूं कि मेसोपोटामिया के एरिया में एक एम्पायर बना था असीरिया का। असीरिया के बाद आ गया पर्शियन एम्पायर, और पर्शियन एम्पायर के पड़ोस में निकला हमारा अलेक्जेंडर द ग्रेट। कुछ बताया नहीं अभी तक, 2 लाइनें बताई। उन 2 लाइनों को भी अगर आपका दिमाग नहीं पचा पा रहा है, यू शुड रिकंसीडर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, प्लीज रिकंसीडर। ठीक है, नाउ हैव अ लुक। मैं कह रहा हूं आज दिमाग पे जोर मत दो, यहां पर बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ फ्यू फैक्ट्स एंड अ फ्यू थिंग्स दैट आई वांट यू टू बी पुट इन योर माइंड। एक बार ये चीजें आपके दिमाग में हो जाएंगी ना, तो मेरे लिए अगली क्लास में इसे समझाना लिखाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, नाउ हैव अ लुक। मैसिडोनिया से निकला एक राजा, नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर के बारे में हम सब जानते हैं। अलेक्जेंडर जिसको महान भी कह दिया गया, अब उसके ऊपर मेरे को बहुत डिस्प्यूट्स हैं, देखेंगे कभी उसे महान कहा जाना चाहिए या फिर नहीं कहा जाना चाहिए। नाउ यहां पर देखो, मैसिडोनिया से निकला राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने जीता ये पूरा पर्शियन एम्पायर, और पूरा पर्शियन एम्पायर जीतते हुए वो आ गया इंडिया। इंडिया में उसकी टक्कर हुई पोरस से। पोरस से जीता हारा कंफ्यूजन होती है, हिस्ट्री में मानते हैं कि वो जीता था। पोरस को उसने उसका राज्य लौटाया। धनानंद नाम का राजा इंडिया में रूल करता था, बड़ा ताकतवर राजा था, हाथियों की बड़ी सेना थी उसके पास। तो अलेक्जेंडर की लड़ने की हिम्मत पड़ी नहीं, लौट गया वो अपने घर वापस, या यूं कहूं रास्ते में मारा गया, बेबीलोन पहुंच के मर गया। बेबीलोन पहुंच के मर गया। नाउ हमने देखा 2 एम्पायर्स के बारे में, या यूं कहूं सीधे सीधे 2 एम्पायर्स के बारे में। एक था असीरियन एम्पायर। असीरियन एम्पायर के कोलैप्स हो जाने के बाद उसी जगह पर यहां पर आया बेटा अलेक्जेंडर का एम्पायर, जिसको एम्पायर ऑफ अलेक्जेंडर कहा जाता है। और अलेक्जेंडर के एम्पायर के बाद जब वो वहां से लौटा, तो फिर यूरोप में एक अलग एम्पायर की शुरुआत हुई। यहां पर कुछ इस जगह पर यूरोप में एक दूसरा एम्पायर बिल्ड होना शुरू हुआ। यूरोप में ये जो दूसरा तीसरे नंबर का एम्पायर बिल्ड हुआ, जिसने धीमे धीमे 3 कॉन्टिनेंट्स अपनी चपेट में ले लिए, वो था रोमन एम्पायर। तीसरे नंबर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्पायर के तौर पर रोमन एम्पायर का डेवलपमेंट हुआ। और रोमन एम्पायर जो डेवलप हुआ बेटा, उसके बाद यहां पर देखो अरब्स का आना होता है, और फिर यहां पर आता है मंगोलियन एम्पायर। फिर इस रीजन से यहां पर रोमन्स आए, फिर ये खत्म हुए, और इनके चलते रहने पर इस एरिया में इनका एक हिस्सा चल रहा था। यहां मंगोलिया से निकला चंगेज खान, जिसने दुनिया की 1/4 आबादी को रूल किया। 1/4 हिस्सा उसके कब्जे में आ गया। और यहां पर फिर हमने क्या देखा, आ गया मंगोलियन एम्पायर, जो ब्रिटिशर्स के एम्पायर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता है, चंगेज खान का एम्पायर। तो हमने क्या देखा, हमने लार्जली बेटा 4 एम्पायर्स का जिक्र किया है। ठीक है, हमने 4 एम्पायर का जिक्र किया। एक तो था असीरियन एम्पायर, एक तो था बेटा असीरियन एम्पायर। असीरियन एम्पायर के बाद आया बेटा अलेक्जेंडर्स एम्पायर। इसके बाद आया बेटा अलेक्जेंडर्स एम्पायर। अलेक्जेंडर के एम्पायर के बाद आया बेटा किसका एम्पायर, रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर बेटा आया अलेक्जेंडर के एम्पायर के बाद, और उसके बाद आया बेटा मंगोलियन एम्पायर। मंगोलियन एम्पायर, ये टोटल 4 एम्पायर हैं बेटा। ये 4 एम्पायर हैं जो काफी बड़े और वाइड एरिया पर अपना कब्जा जमा कर रखे थे। मुझे सिर्फ इतना बताओ, पर्शियन बेटा कॉन्टेम्पररी था जिसको उन्होंने कब्जा लिया था बेटा, और भी बहुत सारे एम्पायर हैं, हम 4 का जिक्र कर रहे हैं। वी आर जस्ट मेंशनिंग 4, वी आर जस्ट मेंशनिंग 4। तो मुझे बताओ बेटा कि क्या ये 4 एम्पायर्स का नाम आपके दिमाग में घुसा, क्योंकि अगली क्लास में जब मैं इनका एक इंट्रोडक्शन दूंगा, आई जस्ट वांट यू टू बी वेरी क्लियर अबाउट दीज एम्पायर्स। आई जस्ट वांट यू टू बी वेरी क्लियर अबाउट दीज एम्पायर्स। ऑलराइट, क्या अलेक्जेंडर का एम्पायर पर्शियन एम्पायर था? कह सकते हो बेटा, क्योंकि पूरा पर्शिया तो उसने कब्जा ही लिया था। पर्शिया मतलब एम्पायर बेटा। वैसे पर्शियन एम्पायर अलग एम्पायर था, वहां पर जो है दूसरे राजा हुआ करते थे, जेरेक्सस था, डैरियस था, इस तरीके के राजा वहां हुआ करते थे। बाद में वो सब हार गए थे, डैरियस 3 के समय पे प्रोबेबली वो हार गए थे। ऑलराइट, तो आपको यहां पर 4 एम्पायर्स के बारे में तो पता चल गया, असीरियन एम्पायर, अलेक्जेंडर्स एम्पायर, रोमन एम्पायर एंड देन मंगोलियन एम्पायर। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, टाइम पीरियड मेंशन कर दे बेटा, कर दूंगा, आपके काम का नहीं है,
अगली क्लास में थोड़ा सा सिस्टमैटिकली बताऊंगा। अभी बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो बेटा, बस एक ओवरव्यू लो, ज्यादा नहीं। लिखने वाला काम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, अभी बस एक ओवरव्यू लो, जस्ट हैव एन ओवरव्यू, ठीक है। तो अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, लिखवाने वाला काम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, फटाफट लिखना नेक्स्ट सेशन में। मेसोपोटामिया का जो रीजन है बेटा, वो एक हिस्टोरिकल कैनवस की तरह काम करता है, जिसने एब एंड फ्लो देखा, अप एंड डाउन देखे, उसने अप एंड डाउन देखे। ईरानियन कंट्रोल, ठीक है। हमने क्या देखा कि उसके बाद असीरियन एम्पायर का डेवलपमेंट हुआ, असीरियन एम्पायर के बाद अलेक्जेंडर का आना हुआ। अलेक्जेंडर जो मैसिडोनिया से आया था, उसने लगभग पूरा ईरान का जो है अपने कब्जे में ले लिया। फिर हमने देखा उसके बाद रोमन एम्पायर का आना हुआ। रोमन एम्पायर ने एक डायनेमिक इंटरप्ले देखा, उनके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी, इकोनॉमिक शिफ्ट था, और इन्हीं रोमन राजाओं ने 3rd सेंचुरी एडी में क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया। बोले कि भाई हम तो क्रिश्चियन बनेंगे, ठीक है, आज तो हम क्रिश्चियन बनेंगे। तो ये क्रिश्चियन बनने वाले हिस्से में आ गए। हमने देखा कि उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर आया, मंगोलियन एम्पायर। मंगोलियन एम्पायर के पास चंगेज खान की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी, जिस तरीके से उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर पूरे सेंट्रल एशिया एंड यूरोप के एक हिस्से को कैप्चर करते हुए बनाया। तो मैंने जिन 4 एम्पायर्स का जिक्र किया था, ये 4 हिस्टोरिकल एम्पायर्स इंडिया में रहे हैं। टू बी स्पेसिफिक, केवल यही 4 एम्पायर नहीं रहे हैं बेटा, दुनिया में और भी एम्पायर्स रहे हैं। हमारा जिक्र, हमारी बात इस एनसीईआरटी में जिन एम्पायर्स के बारे में है, हम तो वही कर रहे हैं ना बच्चे। अब मैं आपको दुनिया के सारे एम्पायर्स तो नहीं पढ़ाने बैठ सकता, हाँ मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं क्यों पढ़ाऊं? जो एनसीईआरटी में है वो पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं तो बेटा आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। तो देखो बेटा, रोमन एम्पायर, सबसे पहले असीरियन एम्पायर, देन अलेक्जेंडर्स एम्पायर, देन रोमन एम्पायर, देन मंगोलियन एम्पायर। मैंने आपको 4 एम्पायर्स का जिक्र किया था, असीरियन एम्पायर, अलेक्जेंडर्स एम्पायर। तो एक असीरियन एम्पायर, दूसरा अलेक्जेंडर्स एम्पायर, तीसरा रोमन एम्पायर और चौथा मंगोलियन एम्पायर। ये 4 एम्पायर्स डेवलप हुए। चंगेज खान की जो मिलिट्री लीडरशिप थी, उसने एक नोमैडिक ट्राइब को, एक ट्राइब हुआ करती थी बेटा, एक जनजाति जो यहां वहां भटकती थी, घोड़ों पे रहती थी, हमले करके अपने लिए खाना इकट्ठा करती थी, वो एक नोमैडिक ट्राइब कैसे इतने बड़े एम्पायर में कन्वर्ट हो गई अंडर द लीडरशिप ऑफ चंगेज खान। दैट वाज मार्वेलस, दैट वाज एग्जैक्टली मार्वेलस, ठीक है। चंगेज खान की मिलिट्री ब्रिलियंस ने इस चीज को बहुत ही ज्यादा आसान, बेहतर और अच्छा बना दिया। नाउ हम इसी को इंट्रोडक्शन के पार्ट में देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन इज गोइंग ऑन। हमने देखा कि 2000 सालों का अगर आप देखेंगे तो जो मेसोपोटामिया का एरिया है, उसने बहुत बड़े ही अप्स एंड डाउन देखे बेटा। वहां पर कई सारे किंगडम्स वगैरह अलग अलग एरिया में डेवलप हुए। लेकिन 6th सेंचुरी बीसीई मान लो, 7th मान लो, 6th मान लो, वहां पर असीरियन एम्पायर का डेवलपमेंट हुआ। वही बात जो बताई थी वही रिपीट हो रही है। दिस इज द रिपीटेड इंफॉर्मेशन, दिस इज द रिपीटेड इंफॉर्मेशन। असीरियन एम्पायर हुआ। उसके बाद हमने देखा 4th सेंचुरी बीसीई में अलेक्जेंडर का आना हुआ। कोई मुझसे कह रहा था सर टाइम फ्रेम लिख दो। एग्जैक्ट टाइम फ्रेम क्या करोगे बेटा जान के, कोई पूछता आपसे है नहीं, बस एक सेंचुरी वाइज आइडिया भी रहना तो बात बन जाएगी। जैसे 6th सेंचुरी बीसीई में आपका असीरियन एम्पायर खत्म हुआ और 1st सेंचुरी बीसीई में आपका यहां पर आ गया कौन? अलेक्जेंडर आ गया। अब अलेक्जेंडर जो आया तो उसने मैसिडोनिया का कल्चर, ग्रीस का कल्चर, जिसको हेलेनिस्टिक कल्चर कहा जाता था, तो ग्रीस का या मैसिडोनिया का जो कल्चर था उसे हेलेनिस्टिक कल्चर कहा जाता था। वो हेलेनिस्टिक कल्चर बेटा नॉर्थ अफ्रीका में फैलाता चला गया, वेस्ट एशिया गया, ईरान गया, उन सभी एरियाज में इसको फैलाता है। फिर देखो क्या आया बेटा, रोमन एम्पायर आया। रोमन एम्पायर में, रोमन एम्पायर जो है वो काफी लंबे समय तक एक बहुत बड़े एरिया को कवर करती है। हमने क्या देखा, अलेक्जेंडर जो है जब वो जाता है तो उसका एम्पायर कई हिस्सों में टूट जाता है, नॉर्थ अफ्रीका और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में। रोमन एम्पायर जो है वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी लेकर आया, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। रिलीजन में शिफ्ट आया। पहले देखो सभी का अपना लोकल रिलीजन होता था, जुडाइज्म बड़ा पॉपुलर था बेटा, ज्यूस का जो रिलीजन है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। लेकिन बाद में कॉन्स्टेंटाइन नाम के राजा आते हैं, कॉन्स्टेंटीन, और कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया, तो क्रिश्चियनिटी जो है वो यहां पर आ गई। वैक्यूम जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर ने छोड़ा 4th सेंचुरी या 5th सेंचुरी जो है एडी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म हो गया। और वेस्टर्न रोमन एम्पायर जब खत्म हुआ तो होली रोमन एम्पायर की शुरुआत हुई, ठीक है। जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म हुआ तो होली रोमन एम्पायर 9th सेंचुरी एडी तक डोमिनेटिंग पोजीशन में आया। रोमन एम्पायर चल रहा था, वहीं 7th to 15th सेंचुरी के बीच में जो इस्लामिक एम्पायर है यानी कि ऑटोमन्स हैं, उनका भी दौर शुरू हुआ। ऑटोमन्स अपना काम कर रहे थे, ऑटोमन्स अपना काम कर रहे थे, जो पॉलिटिकल शिफ्ट चल रहे थे
ट्रेड नेटवर्क्स डेवलप हो रहे थे, एम्पायर बिल्डिंग चल रही थी, रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा था, एम्पायर्स बढ़ रहे थे, ढह रहे थे, और पास्चोरल पीपल नॉर्थ में जो नोमैडिक थे, जो घोड़ों पर चलते थे, वो भी अपनी किस्मत आजमाने को तैयार थे। जो पर्शियंस की लैंग्वेज थी, यानी कि ईरान के लोगों की, ग्रीक, लैटिन और अरेबिक, इसने दुनिया के अलग अलग हिस्सों को डाइवर्स बना दिया। ठीक है, ठीक है। नाउ लैंग्वेज जैसे कि पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और अरेबिक फ्लरिश हुई, कल्चरल एमालगमेशन रीजन में देखने को मिला। रिलीजन जैसे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये इसी समय इमर्ज हुए, जिन्होंने यूनिफाइंग फोर्स का काम किया। एम्पायर्स स्टेबल हुए, मंगोलियन एम्पायर आया। मंगोलियन एम्पायर तो बहुत ही सक्सेसफुल एम्पायर्स में काउंट किया जाता है, और हमने देखा कि एक इंटरप्ले देखने को मिलता है कॉन्क्वेस्ट का, कल्चर का, एसिमिलेशन का, रिलीजन का, जिसने मेसोपोटामियन रीजन के ऊपर एक बहुत बड़े एम्पायर को तैयार कर दिया। फिर आता है रोम एंड ईरान, सुपर पावर ऑफ एंटिक्विटी। मैंने आपको इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है बेटा, एंड अगेन बेटा क्लासेस कई बार मैंने आपको 1 घंटे पर भी छोड़ा है। आई डू रिमेंबर, मेरी पिछली 2-3 क्लासेस काफी छोटी रही हैं, तो कई बार क्लासेस छोटी होती हैं और कई बार क्लासेस बड़ी भी होती हैं। जस्ट बी रेडी फॉर दोज क्लासेस। किसी दिन जो है समय कम होता है, तो या कोई और मान लीजिए किसी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो गई, जैसे एक क्लास जो मैं पिछली बार पढ़ा रहा था तो उस क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो चूंकि वो क्लास जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस में थी, तो मैंने उस क्लास को जल्दी छोड़ दिया था। अब आज माहौल बढ़िया लग रहा है, आप लोगों को देख के मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, तो मेरे को मजा आ रहा है तो फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये होता रहेगा बेटा। किसी दिन क्लास जो है वो छोटी रह जाएगी, तो जिस दिन छोटी रह जाएगी उस दिन आप लोग मजे करना जो है और खुश हो जाना, लेकिन जिस दिन मेरा मन कर देगा उस दिन मैं थोड़ा खींच दूंगा क्लास को, खींच दूंगा तो थोड़ा रो लेना, गा लेना और फिर पढ़ लेना। समझ गए बात को बेटा? होता रहता है, जिंदगी है बेटा, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, कभी क्लास छोटी होगी, कभी बड़ी होगी, जीवन चक्र है बेटा, जीवन ऐसे ही चलता है। आत्मा अजर अमर है। प्रवचन नहीं सुनना ना? चलो ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, तो चैप्टर नंबर 2 इमर्जेंस ऑफ एम्पायर्स का इंट्रोडक्शन जो है वो यहां पर कंप्लीट हो चुका है। इस इंट्रोडक्शन को मैं कल ब्रीफली आपको मेंशन करूंगा, और जब इंट्रोडक्शन में ब्रीफली मेंशन कर दूंगा उसके बाद फिर मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा। विल ट्राई टू कवर दिस चैप्टर एज मच एज पॉसिबल। तो कल एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं यही बातें रिपीट करूंगा। रिपीट क्या करूंगा, एक फ्लो चार्ट बना के आपको फटाफट बता दूंगा, आप उसको लिख लेना, और उसके बाद हम आगे की जो कहानी है उसको शुरू करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। मजे से पढ़ाई करिए और फिर आइए लौट कर मेरी अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच टू यू, थैंक यू वेरी मच।